हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेस। यह हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है जिसमें कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग कृपया पूरा वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि यह इंपॉर्टेंट जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है उसे इसमें शामिल किया गया है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप लोग कृपया वीडियो कुछ समय आप देख सकते हैं जिससे कि आपको पता चल पाएगा जो क्वेश्चन के लेवल किस प्रकार से हैं, और या ना कि आपको वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्चुअल एक तरह से है, जबकि इसमें डिस्क्रिप्शन मोड में दिया गया जिससे कि आपको लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। और इसमें हम लोग जो कि करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं वह जो रहेगा वह 15 मई से 21 मई के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, यह वीडियो थोड़ा डिले हो गया है, बाकी आगे के वीडियो आपको समय पे ज़रूर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कृपया यदि अभी तक नए हैं तो कृपया ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे क्या होगा और भी दोस्तों को मदद मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं बीपीएससी का एग्जाम नियरेस्ट अब होते जा रहा है, तो आप लोग कृपया करंट अफेयर्स पे मजबूती से अपना पकड़ बनाएं क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यह क्या होगा एक सपोर्ट के तौर पर रहेगा, तो आप लोग ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें और भी आपको कंटेंट इस पर देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। और यह वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, तो आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक देखें। इसमें आपको ज़्यादा समय न लेते हुए आपको 45 से 50 मिनट के अंदर में सभी क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन रखा जाएगा, तो आप लोग कृपया उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी दीपक मोडिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं जो कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जो आयोजित हुआ है वह क्या है, IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। उसमें दीपक मोडिया ने क्या किया, 51 kg में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आप देख सकते हैं तो दीपक मोडिया जो कि 51 kg में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और इसका प्रतियोगिता कहाँ किया जा रहा है, तो ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल क्या है आपको डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IBA मेंस बॉक्सिंग क्या होता है, तो ये एक प्रकार से क्या है अंतर्राष्ट्रीय जो कि मुक्केबाजी संघ है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, और यह द्विवार्षिक जो कि 2 साल में प्रतियोगिता होने वाला यह गेम है, एक तरह से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ESI का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो यह जो कि पहला है तो इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है उसे दिया गया है। आप देख सकते हैं यह पुरस्कार उन्हें उनके खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए जो कि योगदान है उनके उस कारण दिया गया है। और यह पुरस्कार जो कि गोविंद स्वरूप के सम्मान में स्थापित किया गया है, और यह रेडियो एस्ट्रोनॉलॉजी का जो कि संस्थापक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन आप सभी इसे नोट करके रख लें क्योंकि आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। हाल ही में बुद्धम गच्छामि, एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह हाल ही में विदेश और संस्कृति मंत्री है जो कौन है, मीनाक्षी लेखी ने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि का जो कि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो आप देख सकते हैं यह विदेश और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित मीनाक्षी लेखी ने इसका जो कि इनॉग्रेशन किया था, और यह दिल्ली में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के जो कि आधारित विश्व की जो बौद्ध कला और संस्कृति की यात्रा इसमें प्रदर्शित की गई थी। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें, बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF जो कि हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में चीन के जो कि लिंडेल और मलेशिया के ली चोंग वेई को 2023 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, ये चीन के लिंडेल और मलेशिया के ली चोंग वेई को शामिल किया गया है। और BWF के जो कि अध्यक्ष है पॉल एरिक ने कहा है कि यह पिछले 2 दशकों में से बैडमिंटन के महान खिलाड़ी रहे हैं। आप देख सकते हैं यह 2 दशक से अब काफ़ी 20 साल से कम बैडमिंटन के महान खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है बैडमिंटन के इतिहास में जो कि दिग्गज खिलाड़ी है उनकी उपलब्धि को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना। ठीक है फ्रेंड्स, हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा चीन के लिंडेल और मलेशिया के ली चोंग वेई को शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं। डेमोक्रेसी इन कोमा साइलेंस्ड
वाइल्स ऑफ वुमन विक्टिम्स इन बेंगाई नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, और यह पुस्तक से संबंधित है। तो जो कि पर्सनली चित्रकार विजेता सिंह अग्रवाल, जो कि श्रुति मित्रा और मोनिका अग्रवाल उन्याल के द्वारा लिखित पुस्तक डेमोग्राफी इन कोमा का विमोचन जेपी नड्डा द्वारा किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है, तो ये जेपी नड्डा द्वारा किया गया है। तो आप नाम याद रख सकते हैं, डेमोक्रेसी इन कोमा जो कि पुस्तक है, यह विमोचन जेपी नड्डा द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में कर्नाटक के जो डीजीपी हैं प्रवीण सूद को सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पर सीबीआई का अगला निदेशक जो कि नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं, नाम याद रखें, प्रवीण सूद को जो कि कर्नाटक के डीजीपी थे, उन्हें सीबीआई के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये सूद के नाम जो कि 13 मई को प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता है, उन तीनों की सहमति द्वारा इन्हें अंतिम रूप दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो कि आदर्श वाक्य है, तो आदर्श वाक्य है उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। आप नोट करके रखें फ्रेंड्स, क्योंकि मोटो से संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला देख लेते हैं, दंड यात्रा या दंड यात्रा किस राज्य से संबंधित है। तो यह देख लेते हैं हम लोग। तो उड़ीसा राज्य में आयोजित किए जाने वाले जो कि दंड यात्रा और दंड यात्रा एक क्या है, पारंपरिक उत्सव है। तो यह दंड यात्रा और दंड यात्रा जो कि एक पारंपरिक उत्सव है उड़ीसा राज्य का, जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और यह क्या है, देश के जो कि प्राचीनतम नीतियों में से एक क्या है, दंड नाच से सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के साथ देवी काली, देवी पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो आप इतना याद जरूर रखें, यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है और यह जो कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह किया जाता है, दंड यात्रा और दंड यात्रा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हाल ही में ट्विटर के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो यह सीईओ से संबंधित क्वेश्चन है। तो हाल ही में ट्विटर के जो कि सीईओ कौन है, लिंडा याकिनो। याद रखें आप लोग फ्रेंड्स, लिंडा याकिनो को नियुक्त किया गया है। और जो कि ट्विटर की स्थापना कब किया गया था, तो 21 मार्च 2006 ईस्वी को ट्विटर का स्थापना किया था। इसका मुख्यालय जो कि सेंट फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। और ये कहाँ पड़ता है, तो यूएसए, आप नोट करके रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, हिमदत्ता पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हिमदत्ता जो कि पोर्टल है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और यह मुख्यमंत्री जो कि कौन है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल्याणकारी योजनाओं को वितरण और जनता की बेहतर सुविधा के लिए यह एकीकृत करने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म हिमदत्ता पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आप देख सकते हैं यह जनता के लिए यह ओपन किया गया है, जिसके थ्रू वितरण और जनता की जो कि सेवा और संगठनों के लिए यह स्वीकृत किया गया है। और यह एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या है, डिजिटल प्रणाली को यह मजबूत करने के उद्देश्य से यह किया गया है। और यह इसमें ज़रूरतमंदों को और आबादी तक क्या है, सभी आबादी तक के वितरण को उनकी डिजिटल पहचान कर सकेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हिमदत्ता पोर्टल हिमाचल राज्य से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति का जो कि चौथा संस्करण कब किया गया, तो 14 से 19 मई तक इंडोनेशिया में किया गया। तो आप नोट करें फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्र शक्ति का अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया और इसका जो कि आयोजन अभी इंडोनेशिया में ही किया गया था। और यह चौथा संस्करण जो कि 14 से 19 मई तक किया गया है। ओके, इस अभ्यास शस्त्र में भाग लेने के लिए आईएनएस कवारती, आप नाम याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है। आईएनएस कवारती जो कि इंडोनेशिया के बाटम पहुंचा। कहाँ पहुंचा, तो बाटम पहुंचा। और कवारती जो कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित जो कि यह लड़ाकू जलपोत है। और इसका उद्देश्य यदि आपसे पूछा जाए तो क्या कह सकते हैं, तो यह क्या है, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पारस्परिक जो कि जुड़ाव, आपसी सहयोग का विस्तार बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, बाकू में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, बाकू में जो कि आयोजित ISSF वर्ल्ड कप जो कि 2023 में भारत ने क्या किया है, तो इन्होंने 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ टोटल 4 पदक इन्होंने अपने नाम किया है। तो आप देख सकते हैं टोटल 4 पदक जीता गया है। और भारत के पदक तालिका में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो नोट करके भी रह सकते हैं। तो टॉप 2 में भारत का स्थान है। इसमें सरबजीत सिंह और TS जो कि स्वर्ण 10 मीटर एयर पिस्टल जीता है। और हृदय सजारिका मैनेसी जो कि इन्होंने क्या जीता है, रजत जीता है। और आप मैनसी जो कि रिदम जो कि सागवान, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं।
एक बार इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सरबजीत सिंगूर और दिव्या टीएस द्वारा, हृदय हजारिका और मेंसी मंदोता द्वारा क्या जीता गया है? तो रजत पदक जीता गया है। और रिदम जो कि सागपान है उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो कि पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया जो कि पब्लिक पॉलिसीज़ का विमोचन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। तो आप देख सकते हैं यह जो कि उपराष्ट्रपति अभी हमारे हैं जगदीप धनखड़ द्वारा इसका विमोचन किया गया। यह पुस्तक अशोक दलवई लेखक हैं जो कि अजय त्यागी, अरविंद मेहता, आलोक श्रीवास्तव, राजा सिंह तोमर इत्यादि द्वारा लिखी गई है। तो आपको इसमें मल्टीपल लेखक देखने को मिलेंगे। बाकी आप याद रख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इसका विमोचन किया गया है, पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। ओके, अगला देख लेते हैं। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह ग्लोबल जो कि फेस्टिवल आयोजन, तो इसका 5th जो कि ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल है उसका आयोजन 1 से 5 दिसंबर 2023 के बीच केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। तो आप नोट करके रख सकते हैं ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन केरल में किया जाएगा 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। 5th ग्लोबल जो कि आयुर्वेद फेस्टिवल की थीम है वह क्या है? स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों के पुनरुत्थान जो कि आयुर्वेद महत्व है। और इसका महत्व देख सकते हैं। तो फेस्टिवल का आयोजन केंद्र सरकार गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के निपटने के लिए आयुर्वेद को एक संपूर्ण प्रणाली के तौर पे स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया? और ये इंपॉर्टेंट है, जो भी हाल ही चर्चाओं में रहा था। तो अभी हाल ही में जो कि यूरोपीय देश पुर्तगाल द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो ये पुर्तगाल द्वारा इच्छा मृत्यु को मान्यता प्रदान किया गया है। इस प्रावधान के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको मरने की सहायता का अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी। यदि वो क्या है, पहले आप कंडीशन देख सकते हैं, यदि वे गंभीर रूप से बीमार हैं या असहनीय पीड़ा में है तभी आपको मंजूरी दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यह 18 से ऊपर के लिए यह मान्य है। बाकी आपको ये कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। जब किसी बीमारी से बीमार हैं या असहनीय पीड़ा से संबंधित है तब आपको इच्छा मृत्यु का कानूनी मान्यता दिया जाएगा। और यह देखा जाए तो यह सेकेंड कंट्री है। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला कंट्री कौन है? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला जो कि देश है वो नीदरलैंड है। तो आप लोग इसे नोट करके रख सकते हैं, स्टैटिक के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी दिवस जो कि हर साल 2 बार मनाया जाता है और यह मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो आप लोग नोट करके रख सकते हैं, यह हर साल 2 बार मनाया जाता है और यह मई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस साल जो कि 13 मई को यह आयोजन अभी किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो कि लोगों में प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता पैदा करना, आप नोट करके रख सकते हैं। उद्देश्य जो है लोगों में प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता पैदा करना और जो कि संरक्षण हेतु प्रयासों के लिए प्रेरित करना। तो यह इनका उद्देश्य है। थीम क्या है? जल सतत पक्षी जीवन। आप देख सकते हैं थीम जो कि एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट करके रख सकते हैं, जल सतत पक्षी जीवन। अगला देख लेते हैं। कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है। तो रमन को कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह का जो कि चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है। तो कोलकाता बंदरगाह जिसे आधिकारिक तौर पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है। कोलकाता बंदरगाह जिसे क्या जाना जाता है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है। कोलकाता पोर्ट का नाम जून 2020 में बदलकर क्या कर दिया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। यह भारत का क्या एकमात्र नदी वाला प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत का जो कि एकमात्र नदी वाला बंदरगाह है, जो भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है, जिसका निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो कि उड़ीसा में गजपति जिले में बहुउद्देशीय जो कि गजपति सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है। तो यह किससे संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इस परियोजना में गजपति गंजाम जिलों में जो कि 6260 हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचाई होगी। इस परियोजना के लिए 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं यह गजपति जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है और इस परियोजना के जो कि 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो आप लोग नोट करके रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। मंकी पॉक्स बीमारी या एम पॉक्स का वाहक कौन है?
तो यह जो कि 11 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO ने घोषित किया है कि जो कि एमपॉक्स अब वैश्विक आपातकाल नहीं है। इन्होंने क्या किया है, जो कि वैश्विक आपातकाल जो कि श्रेणी होता है उससे इन्होंने बाहर किया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम के अनुसार वायरस का प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकालीन चिंता नहीं है। मंकी पॉक्स जो है कि एक प्रकार के वायरल जो कि जिनोसिस है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, जिससे लक्षण क्या है, चेचक टाइप के एक तरह से लक्षण पाए जाते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, ये एक तरह से जो कि जानवरों से फैलने वाला बीमारी है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर इसे देखें। तो हाल ही में इंटरनेशनल जो कि मॉनेटरी फंड है IMF ने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के कारण क्या हुआ, मध्य पूर्व और मध्य एशिया की जो अर्थव्यवस्था है इस साल मंदी आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में इंटरनेशनल मनी जो कि मॉनेटरी फंड IMF ने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार क्या है, उच्च मुद्रा स्थिति और ब्याज दरों के कारण क्या है, मध्य पूर्व और मध्य एशिया में अर्थव्यवस्था के इस साल मंदी आने की संभावना है। और यह आउटलुक रिपोर्ट में यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के लिए हाल ही में आर्थिक विकास और संभावनाओं की चर्चा करता है। तो आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है। तो यह देखा जाए तो इकोनॉमिक सेक्शन से इंपॉर्टेंट है। तो सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति जो कि 18 महीने के निचले स्तर पे 4.7 पर आ गई है। तो आप देख सकते हैं 18 महीने के निचले स्तर 4.7 पे आ गई है। और यह क्या होता है, तो जब एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रख सकते हैं। जब एक निश्चित अवधि में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है तो उन्हें मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला देख लेते हैं, स्पेनिश लीग ला लीगा खिताब किसके द्वारा जीता गया है। तो यह स्पेनिश जो कि खेल है, तो ये बार्सिलोना ने स्पेन जो कि 4-2 को हराकर ला लीगा खिताब अपने नाम किया गया है। तो यह जो कि बार्सिलोना द्वारा जीता गया है। सबसे ज़्यादा 35 बार ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड द्वारा जीता गया है। यह देख सकते हैं, इसे नोट करके रख सकते हैं आप लोग। सबसे ज़्यादा जो कि 35 बार ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है और यह बार्सिलोना जो कि 27 बार लीग खिताब जीत चुका है। तो यह देख सकते हैं, यह दोनों में कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। तो आप लोग नोट करके रखें, रियल मैड्रिड सबसे ज़्यादा जीतने वाला ला लीगा खिताब है। अगला देख लेते हैं, मेरी लाइफ माई लाइफ एप्लीकेशन का संबंध किस मंत्रालय से। तो यह इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए युवा कार्यों को उत्प्रेरित करने के लिए ग्लोबल जो कि मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, मेरी लाइफ माई लाइफ। मिशन लाइफ की जो कि शुरुआत प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया जो कि गुजरात में किया गया था। मिशन लाइफ की शुरुआत जो कि प्रधानमंत्री द्वारा 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात केवड़िया में किया गया था। यह जन अधिनियम जो कि 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समाप्त होगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। मेरी लाइफ माई लाइफ जो कि एप्लीकेशन है वो भूपेंद्र यादव द्वारा जो कि शुरुआत किया गया है। और यह मिशन लाइफ जो कि आप देख सकते हैं, यह प्रधानमंत्री द्वारा जो कि 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया गुजरात में शुरू किया गया था। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन जो कि टूर्नामेंट किस भारतीय पैरा खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। तो थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो यह इसमें जो कि 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो टोक्यो जो कि पैरा ओलंपिक विजेता कौन है, प्रमोद भगत ने थाईलैंड में जो कि पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया गया है। तो प्रमोद भगत आप नाम याद रख सकते हैं, जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया गया है। प्रमोद ने इंग्लैंड के डेनियल बर्थेल को हराकर पुरुषों के एकल में जो कि स्पर्धा में अपने नाम स्वर्ण किया गया है। तो यह देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा और बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने अपने नाम 2 स्वर्ण पदक जीता है। अगला देख लेते हैं, IDMC ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल ग्रिड के अनुसार वर्ष 2022 में किस देश में सबसे अधिक आपदा विस्थापन हुआ है। तो यह देख सकते हैं। तो यह रिपोर्ट जो कि नॉर्वे द्वारा, यह रिपोर्ट नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद और आंतरिक जो कि विस्थापन निगरानी केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि यह आंतरिक एक तरह से विस्थापन देखा जाए तो उस स्थिति को संदर्भित करता है या कहते हैं जो लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वो अपने देश की सीमाओं के भीतर रहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विस्थापन हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो कि विस्थापन 2022 में पाकिस्तान में हुआ है। तो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू से। अगला देख लेते हैं, 50 स्टार्टअप
एक्सचेंज प्रोग्राम भारत और किस देश ने लॉन्च किया गया है? तो 50 स्टार्टअप जो कि एक्सचेंज है वो भारत और बांग्लादेश ने यह लॉन्च किया गया है, जिसमें 50 स्टार्टअप और जो कि एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश 50 स्टार्टअप और भारत के 50 स्टार्टअप एक दूसरे के देश में यात्रा करेंगे। इसमें क्या होगा, एक दूसरे के देश में यात्रा करेंगे और साथ जो कि साथ साथ सहयोग और विस्तार देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा व्यापारिक संबंधों में बढ़ावा देना, ज्ञान और अनुभव साझा करना, युवाओं को प्रोत्साहन और उद्यम संबंधी सहयोग करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। तो आप देख सकते हैं 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि भारत और बांग्लादेश द्वारा जारी किया गया है, और यह जो कि इस तहत 50 जो कि इस कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश के जो कि 50 स्टार्टअप और भारत के 50 स्टार्टअप है एक दूसरे में देश में यात्रा करेंगे और इसके साथ जो कि सहयोग साझा भी करेंगे, और यह युवाओं के लिए उत्साह और जो कि उद्यमी संबंधी इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं, बुक द गोल्डन जो कि ईयर्स है मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक से संबंधित है। तो जो कि बुक द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ क्या रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, और इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड अपने जीवन से जुड़े सभी पहलू एवं अनुभवों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है, तो आप नोट करके जरूर रखें। अगला देख लेते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म ईशान होई क्लॉसिस वर्ग में प्रदर्शित की जाएगी, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि अभी चल रहा है, तो यह कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान जो कि कंगबम तोम्बा को मणिपुरी फिल्म, यह कौन सा है? मणिपुरी फिल्म ईशान हो क्लॉसिस वर्ग में प्रदर्शित की जाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर LN जो कि मुरुगन है इस साल कान फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया गया है, और जो कि अभी कर ही रहे हैं। देखा जाए तो यह जो कि 76 कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में 16 से 27 मई तक किया जा रहा है, और इस फिल्म का जो कि महोत्सव फ्रांस में आयोजित एक वार्षिक फिल्म समारोह है। तो आप देख सकते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि अभी 76 नंबर का आयोजन किया जा रहा है, यह जो कि फ्रांस में 16 से 27 मई तक किया जाएगा। इसमें जो कि मणिपुरी फिल्म ईशान हो क्लासिस को जो कि प्रदर्शित किया जाएगा, और यह मणिपुरी फिल्म है एक तरह से, और यह इंपॉर्टेंट है कांस फिल्म से, और यह कहाँ किया जाता है? तो फ्रांस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो कि CCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है। तो संगीता वर्मा के स्थान पे पंजाब कैडर की जो कि IAS अधिकारी है रवनीत कौर, कौन है? तो संगीता वर्मा के स्थान पे पंजाब कैडर की IAS अधिकारी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2023 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो कि 14 अक्टूबर 2023 को किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो प्रतिस्पर्धा पे प्रतिकूल प्रभाव डालने, प्रथाओं को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसको बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं को हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता निश्चित करना इसका उद्देश्य है। तो ये प्रतिस्पर्धा आयोग का जो कि अध्यक्ष जो कि IAS अधिकारी रवनीत कौर को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं, सिक्किम राज्य का स्थापना कब मनाया जाता है? और इम्पोर्टेंट जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। तो सिक्किम जो कि 16 मई 1975 को भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो 22वां राज्य बना था जो कि 16 मई 1975 को। तब से हर साल 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सिक्किम को संविधान के अनुच्छेद देखा जाए तो संविधान के 36वां जो कि संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए सिक्किम राज्य से यह संबंधित आप पॉइंट नोट करके रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, भारत के विरासत ग्रैंड मास्टर जो कि विप्लवा प्रणीत किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग यहाँ से पहले नोट करके ये रख सकते हैं, जो कि विरासत जो कि ग्रैंड मास्टर अभी हुआ था उसका विजेता विप्लवा प्रणीत है, और आपको इनका राज्य याद रखना चाहिए। तो क्या है? तो बाकू ओपन में जो कि अंतिम दौर में अमेरिका के GM हंस नीलम को पीछे छोड़ते हुए प्रणीत जो कि तेलंगाना के छठे और भारत के विरासत में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो यह कहाँ के संबंधित है? तो तेलंगाना से यह बिलोंग करते हैं, तो आप लोग जरूर से नोट करके रख सकते हैं। और यह पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, जिन्होंने क्या किया 1998 में खिताब जीता था। आनंद जो कि 5 बार के विश्व चैंपियन है, तो पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। ओके फ्रेंड्स, विपुला आप नाम याद रखें, जो कि अभी विरासत में ग्रैंड मास्टर के विजेता हैं। अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह अंतर्राष्ट्रीय जो कि संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन नई दिल्ली में
प्रगति मैदान में किया जाएगा। तो आपको नई दिल्ली भी याद रखना है और कहाँ पे किया जा रहा है, तो प्रगति मैदान में किया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो जो कि 2023 का उद्घाटन किया। आज़ादी का जो कि अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो कि 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ किया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो, तो नई दिल्ली प्रगति मैदान में किया गया है। इसका जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, यह भी नोट करके रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है। तो सागर परिक्रमा का जो कि संबंध है वो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। 17 मई 2023 को सागर परिक्रमा के 5वें संस्करण की शुरुआत महाराष्ट्र के रायगढ़ से हुई थी। तो आप देख सकते हैं यह कहाँ किया गया था। तो सागर परिक्रमा का उद्देश्य पहले तो है केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित है। इसका जो कि 17 मई 2023 को 5वें संस्करण की शुरुआत महाराष्ट्र के रायगढ़ से किया गया था। सागर परिक्रमा का जो कि एक प्रकार से महाराष्ट्र, गोवा और 6 स्थानों को इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर नोट करके रखें किस मंत्रालय से। तो यह केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अगला देख लेते हैं, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दूर संचार दिवस जो कि हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह जो है इंटरनेट और संचार के दूसरे संसाधन का समाज के व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसी व्यापक प्रभाव की जागरूकता के लिए विश्व दूर संचार दिवस हर साल मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यह देखा जाए तो 17 मई को मनाया जाता है। इसका थीम जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं, किस कंपनी ने वाटसन एक्स AI जो कि डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देख सकते हैं IBM ने वाटसन एक्स जो कि एक AI और डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो देशों को अपने व्यवसाय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, IBM ने वाटसन एक्स जो कि AI डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो देशों को अपने व्यवसाय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने के सक्षम बनाता है। इसका उपयोग जो कि स्वचालित रूप से प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके कोड उत्पन्न करके और रासायनिक जो कि निर्माण है उसके लिए यह काम आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे नोट करके रख सकते हैं। तो यह क्या है, IBM ने जो कि इसका लॉन्च किया गया है। तो अगला देख लेते हैं, जल राहत का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल राहत आप इंपॉर्टेंट है। तो भारत सेना ने किस राज्य में संयुक्त बाढ़ जो कि राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो द गुजरात कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी ने खाना राहत एक्सरसाइज जल राहत जो कि मानस नदी असम में किया है। तो यह इंपॉर्टेंट करके आप लिख सकते हैं, मानस नदी असम में किया है। इसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आपदाओं विशेष रूप से बाढ़ के जवाब में भारतीय सेना की तैयारी और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह किया जाता है। प्रभावी ढंग से देखा जाए तो यह जो कि राहत बचाव कार्यों का समन्वय करना और प्रभावित लोगों के समय पर आवश्यक आपूर्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो यह कहाँ किया गया, तो यह गुजरात जो कि कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी द्वारा यह किया गया है, यह जो कि मानस नदी असम में किया गया जल राहत। तो आप लोग नोट करके रख सकते हैं, जल राहत जो कि असम से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, ऑपरेशन समुद्रगुप्त का संबंध किस से है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नौसेना के कोची तट पे, कहाँ, नौसेना के जो कि कोची तट है अरब सागर में, वहाँ 15,000 करोड़ रुपए का लगभग 2700 kg नशीला पदार्थ इन्होंने जब्त किया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने NCB ने नौसेना के कोची तट से अरब सागर में 15,000 करोड़ रुपए का जो कि लगभग 2700 kg नशीला पदार्थ जब्त किया है। इसमें वर्ष 2022 में जो कि समुद्री रास्तों से होने वाली नशीली जो कि दवाओं और तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो कि नारकोटिक्स ब्यूरो और भारतीय सेनाओं द्वारा शुरू किया गया था। तो आप नोट करके रख सकते हैं, ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो कि NCB द्वारा संबंधित है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की शपथ किसने ग्रहण किया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC से संबंधित है। तो डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC के चेयरमैन पद की शपथ ग्रहण आयोग की वरिष्ठतम जो कि सदस्य है स्मिता नागराज, वरिष्ठतम जो कि सदस्य स्मिता नागराज ने उन्हें शपथ दिलाई है। तो इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC के चेयरमैन पद की शपथ वरिष्ठतम जो कि सदस्य है स्मिता नागराज द्वारा शपथ दिलाई गई है। संघ लोक सेवा आयोग जो कि भारत का संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जो भारत सरकार के लोक सेवा के प्राधिकारियों के नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। ओके फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह कॉन्स्टिट्यूशन जो कि भाग 14 के अंतर्गत 315 से 323 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसे रिवाइज कर सकते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
के अधीन आने वाले श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केरल राज्य के महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी जो कि अधीन आने वाले श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। तो यह कहाँ किया गया? तो केरल राज्य में। तो आप लोग जरूर इसे याद रखें। भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे संबंधित देखा जाए तो इस कोष से नियोजित कर्मचारी की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए यह फंड जो कि विवाह भत्ता, अधिनियम सहायता सहित आदि प्रदान किया जाता है। तो अब नोट करके रखें किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये केरल सरकार द्वारा यह जो कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो कि स्टार्टअप किया गया है। अगला देख लेते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो कि रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन कौन बना है? तो यह इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन से संबंधित क्वेश्चन है। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो कि रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन पंकज कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंकज कुमार जैन को नियुक्त किया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो कि रेगुलेटरी बोर्ड है उसका चेयरमैन। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो कि PNGRB जो कि गठन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड जो कि 2006 द्वारा दिनांक इस मार्च 2006 से यह किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसमें पंकज कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं, ई चर्ट्स एप्लीकेशन का संबंध किस राज्य से है? ई चर्ट्स जो कि एप्लीकेशन है उसका संबंध किस राज्य से है यह पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की जो कि राजस्व मंत्री है धर्मना प्रसाद राव। आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री धर्मना प्रसाद राव ने पंजीकरण और स्टाम्प विभाग के ई चिट्स जो कि एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? राज्य में जो कि चिट फंड व्यवसायों के जो बेहतर विनिमय निश्चित करने का चिट फंड कंपनी द्वारा जो कि ग्राहकों को धोखा देना मामले इत्यादि की जो कि ध्यान में रखते हुए इस पंजीकरण या स्टाम्प को विकसित किया गया है। तो यह एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। ई चिट जो कि एप्लीकेशन है चिट फंड कारोबार में पारदर्शिता जो कि एक तरह से देखा जाए तो यह पारदर्शिता इसमें शामिल है। तो यह ई चिट जो कि आंध्र प्रदेश राजस्व मंत्री द्वारा यह किया गया है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयुष मंत्रालय ने 18 से 19 मई 2023 तक नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यह जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है 18 से 19 मई तक नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मंत्रालय का आयोजन किया गया है। आयुष और पतन पोत परिवहन जल मंत्री जो कि कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय जो कि इसका सम्मेलन उद्घाटन किया गया है। इस मिशन को सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो कि मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी याद रखें जो कि 2014 में इसकी शुरुआत किया गया था, राष्ट्रीय आयुष जो कि मिशन है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में उड़ीसा राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की गई है? तो यह देखा जाए तो उड़ीसा राज्य का पहला है। तो 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा राज्य की पहली जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। यह ट्रेन पुरी से हावड़ा कोलकाता के मध्य चलाई जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, यह ट्रेन पुरी से कोलकाता हावड़ा के बीच में चलाई जाएगी। वंदे भारत क्या है? तो ये वंदे भारत जिसे पहले हम लोग ट्रेन 18 के नाम से जानते थे। यह एक तरह से भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और भारत की पहली इंजन लेस ट्रेन है, इसमें इंजन नहीं है। तो इसे भी नोट करके आप रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक जो कि मनोज कुमार द्वारा लिखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक के तहत वर्ष 1988 से 2022 तक के जो कि आर्बिट्रेशन एक्ट हैं 1940 से 1946 के जो कि निर्णय को संकलन इसमें किया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो कि सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को एक स्थान पर रखने के उद्देश्य से इस पुस्तक को विमोचन और लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक। तो आप लोग इसे जरूर नोट करके रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, हाल ही में सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो गया, इनका संबंध कहाँ से है? तो यह देख सकते हैं, तो जो कि हाल ही में हरियाणा के जो कि बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री कौन है? रतनलाल कटारिया का निधन हो गया। रतनलाल कटारिया हरियाणा में अंबाला निर्वाचन क्षेत्र के सांसद थे। तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला देख लेते हैं, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर दी ला विजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो कि टाटा समूह के जो कि अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेविलियर दी ला सीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे जरूर आप लोग नोट करें। यह फ्रांस जो कि टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को दिया गया है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और फ्रेंड्स, आप लोग इस करंट अफेयर्स जो कि वीकली है उसे 2 बार जरूर आप लोग वीडियो रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स।
अगला देख लेते हैं, श्री किरण रिजिजू के स्थान पे किसी भारत का कानून मंत्री बनाया गया। तो अभी देख सकते हैं फेरबदल किया गया है, तो किरण रिजिजू के स्थान पे अर्जुन मेघवाल को भारत का कानून मंत्री बनाया गया। तो किसे बनाया गया, तो अर्जुन मेघवाल को भारत का कानून मंत्री बनाया गया। वहीं किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय को बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। तो आप इन मंत्रालय को याद रख सकते हैं, जो कि किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। और अभी कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन मेघवाल को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, तो एमपी से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं में रोजगार सृजन के लिए जो कि योजना है सीखे कमाओ योजना प्रारंभ किया गया है। एमपी गवर्नमेंट द्वारा यह किया गया है। इस योजना के तहत युवाओं को नए अवसर के साथ साथ अपने रुचि का जो कि काम सीखने का मौका मिलेगा और इसके लिए उन्हें हर महीने पैसे भी दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को सक्षम और स्वावलंबी बनाया जाएगा और राज्य सरकार का यह लक्ष्य भी है। इस योजना के तहत 18 से 29 साल के जो कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कौन सा योजना है, तो आप लोग नोट करें, सीखे कमाओ योजना। ओके फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में टर्निंग ऑफ द टैब हाउ टू वर्ल्ड कैन रीड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी नामक जो कि रिपोर्ट जारी किया गया है, वह किसने किया है, तो यूनाइटेड जो कि नेशन है एनवायरमेंटल जो कि प्रोग्राम यूएनडीपी ने हाल ही में टर्निंग ऑफ द टैब हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक एंड पॉल्यूशन जो कि क्रिएट जो कि इकोनॉमी नामक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो कि रिपोर्ट का उद्देश्य है प्लास्टिक प्रदूषण को मात देने के लिए दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक संधि पे सहमति जताना। ओके, यह प्लास्टिक जो कि संधि पे सहमति जताने के उद्देश्य से यह रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को 2040 तक 80% तक कम किया जा सकता है अगर कंपनियां और देश जो कि मौजूदा तकनीकों का उपयोग करके नीतियों और बाजार बदलाव करें। ओके फ्रेंड्स, तो यह इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कि 2040 तक जो कि हम लोग 80% तक कम कर सकते हैं, लेकिन यह नीति आपको अपनाने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं, दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस जो कि चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में दक्षिण एशिया जो कि युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो कि आयोजन अरुणाचल प्रदेश में की राजधानी ईटानगर में किया गया था। तो जो कि अभी दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस का कहाँ किया गया, तो इसका जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में किया गया। इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। ओके फ्रेंड्स, और इसमें जो कि देखा जाए तो अंडर 19 लड़कों की एकल में अंकुर जो कि भट्टाचार्य इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और अंडर 19 में लड़कियों की एकल स्पर्धा में देखा जाए तो सुहानी सैनी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आप लोग इन 2 नाम को याद रख सकते हैं, साथ में यह भी जरूर नोट करके रखें, इसका जो कि आयोजन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया गया था, दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस। अगला देख लेते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर ओवेन डेविडसन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है, तो यह जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के जो कि दिग्गज टेनिस खिलाड़ी कौन है, ओवेन जो कि डेविडसन का निधन 79 वर्ष की आयु में हो गया है और यह जो कि मिश्रित युगल और जो कि पुरुष युगल में बड़े खिताब जीत चुके हैं। अगला देख लेते हैं, पारंपरिक खेल कंबाला का संबंध किस राज्य से है, तो कंबाला जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पारंपरिक खेल कंबाला का संबंध कर्नाटक राज्य से है। कहाँ से है, तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के खेल जो कि जल्लीकट्टू और कर्नाटक राज्य के खेल है कंबाला, महाराष्ट्र के राज्य सरकार के खेल बैलगाड़ी दौड़ कानूनन वैध करार दिया है। इसमें कानूनन इनको वैध दिया है, जिसमें न्यायपालिका का कहना है कि सांस्कृतिक परंपराओं लोगों की विरासत की गहराई से निहित है। तो आप लोग इसे नोट करके रखें, कंबाला जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है, जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु से संबंधित है और जो कि यह महाराष्ट्र राज्य के बैलगाड़ी प्रतियोगिता को इन्होंने कानूनन वैध करार दिया है। अगला देखते हैं, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री किसे चुना गया, और ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा था। तो कर्नाटक के जो कि राज्यमंत्री है मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस विधायक सिद्धारमैया को चुना गया है। तो यह नोट करके आप रख सकते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल जो कि थावरचंद गहलोत ने कांग्रेस के जो कि नेता सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डी के शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ के लिए आमंत्रित किया। ठीक है फ्रेंड्स, शपथ ग्रहण जो कि समारोह बेंगलुरु के कंठीराव स्टेडियम, नाम याद रखें, बेंगलुरु के कंठीराव स्टेडियम जो कि 20 मई को आयोजित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्टेडियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाम तो आप याद रख सकते हैं बट आपको यह स्टेडियम पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग नोट करें, बेंगलुरु की कंठीराव स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। अगला देख लेते हैं, हाल ही में उत्सव एंड पॉप जो कि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, यूजीसी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बढ़ावा देने के लिए जो कि नई वेबसाइट
UTSH जो कि उत्सव एंड पोप जो कि पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के में सहायता करने और भारत में उच्च शिक्षा को जो कि गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह शुरू किया गया है। अध्यक्ष कौन है? तो M जगदीश जो कि अभी UGC के अध्यक्ष है। तो आप लोग जरूर इसे याद करके रखें। UT जो कि उत्सव एंड पोप जो कि पोर्टल है वह UGC द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं। हाल ही में सोरिंग ईगल एक्सरसाइज का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो सोरिंग ईगल एक्सरसाइज जो कि दक्षिण कोरिया वायुसेना ने हाल ही में सोरिंग जो कि एक्सरसाइज शुरू किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका उद्देश्य लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देना और रक्षा अनुसुनिश्चित करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह कहाँ से संबंधित है? सोरिंग ईगल एक्सरसाइज तो दक्षिण कोरिया का वायुसेना अभ्यास है और ये जो कि दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया का एक भाग है, देश है, जिसकी राजधानी सियोल है। तो आप लोग जरूर इसे भी याद करें। अगला देख लें, नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो नए संसद भवन अभी हाल ही चर्चाओं में रहा है। तो नए संसद भवन का जो कि डिजाइन डॉक्टर बिमल पटेल द्वारा किया गया है। डॉक्टर बिमल पटेल को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग याद रखें, डॉक्टर बिमल पटेल जो कि अभी नए संसद भवन जो कि विस्टा है उसे तैयार किया गया है और इन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 20 मई को नवनिर्मित संसद भवन का समर्पित करेंगे। सेंट्रल विस्टा जो कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत बने गए संसद भवन का निर्माण जो कि नए संसद के मुख्य 3 द्वार हैं। यह द्वार से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोग जरूर नोट करें। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, जो कि 3 द्वार इसमें शामिल है। अगला देख लेते हैं। चक्रवात तूफान म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? और ये इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो चक्रवात प्रभावित जो कि म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करना शुरू किया गया है। तो यह देख सकते हैं, चक्रवात जो कि प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करना शुरू किया गया है। इसमें राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना ने 3 जहाज गुरुवार को यांगून पहुंचे हैं। सुपर साइक्लोन जो कि मोचा, नाम याद रखें, सुपर साइक्लोन जो कि मोचा ने बांग्लादेश और म्यांमार के व्यापक तबाही मचाई है, जो कि अभी हाल ही में आया था मोचा। ओके फ्रेंड्स, इसे जरूर आप लोग नोट करके रखें, मोचा। अगला देख लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल जो कि शुरुआत किया गया है? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम जो कि पहल शुरुआत किया गया है। पहल, यह याद रखें, पहल नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने राज्य सरकार जो कि ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत किए गए। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग और IIT कानपुर के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित इस कार्य का उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का माध्यम से ग्रामीण समुदाय को शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो आप लोग जरूर इसे याद रखें, जो कि ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम कौन सा है? पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया। अगला देख लेते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2023 की थीम क्या है? तो इंटरनेशनल म्यूजियम जो कि डे है, संग्रहालय की महत्ता को समझाने के लिए हर साल 18 मई को इस दिवस को मनाया जाता है। और 2023 की थीम जो कि म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड जो कि वेलिंग इनका थीम है। और यह इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम जो कि वर्ष 1977 के इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। तो आप लोग यह भी याद रखें, पहली बार जो कि 1977 में मनाया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, विश्व म्यूजियम डे। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो कि PLI योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो कि योजना अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को भारत में निर्मित उत्पादों की बिक्री के प्रति प्रोत्साहित करना। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो कि योजना 2020 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को भारत में निर्मित उत्पादों की बिक्री से प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। PIL जो कि स्कीम की मदद से IT हार्डवेयर की लोकल और मैन्युफैक्चरिंग जो कि बढ़ावा मिलेगा। अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक जो कि सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया है। तो यह याद रखें, UN द्वारा यह किया गया है। अगला देख लेते हैं पॉइंट इसके। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था के अब 2023 में जो कि 2.3% और 2024 में 2.5% बढ़ने का अनुमान है। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जो कि अर्थव्यवस्था के अब 2023 में 2.3% और 2024 में 2.5% बढ़ने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक विकास समृद्ध रहने की आशा है, जबकि अन्य दक्षिण जो कि एशियाई देश हैं उसमें आर्थिक विकास दर की अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगी। तो यह इंपॉर्टेंट है और यह जो कि UN द्वारा किया जाता है। अगला देख लेते हैं।
और आगे के जो कि इंपॉर्टेंट आपके वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया, आगे जो कि टॉप 25 आपके क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे और सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। इसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि इसमें आपको लिंकेज ज़्यादा नहीं है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक की है? तो ये देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ एससीओ के कृषि मंत्रियों की बैठक की है, तो ये नई दिल्ली में इसका बैठक किया गया है, तो नई दिल्ली हो जाएगा आंसर। इसका अगला देख लेते हैं, भारत सहित 180 से अधिक देशों में अपने जेनरेटिव एआई जो कि चैटबॉट का रोल आउट करेगा। कौन करेगा? तो ये गूगल द्वारा किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, कौन दुनिया का सबसे पाबंद एयरपोर्ट बन गया है? तो यह जो कि JMR जो कि हैदराबाद है वह जो कि दुनिया का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है। अगला देख लेते हैं, T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? तो राशिद खान जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा T20 विकेट स्पिनर बने हैं, राशिद खान। अगला देख लेते हैं, किसने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो यह जो कि स्पेस एक्स द्वारा 2025 तक अपना पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की जो कि योजना बनाई है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो विपुल प्रणीत जो कि 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला देख लेते हैं, किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह क्या है? अफगानिस्तान ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दिया गया है अफगानिस्तान द्वारा। अगला देख लेते हैं, किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है? तो यह भूपेंद्र यादव द्वारा मेरी लाइफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस झील में एलिगेटर घार मछली पाई गई है? तो यह डल झील से संबंधित है, जम्मू कश्मीर, तो इसे जरूर याद रखें। किस झील में एलिगेटर घार मछली जो कि पाई गई? डल झील। किस राज्य में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप जो कि किया हुआ है? तो वह हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। 13वीं हॉकी इंडिया जो कि महिला चैंपियनशिप विजेता हरियाणा रहा है। अगला देख लेते हैं, किस कल्याणकारी काजी का निधन हुआ? वो कौन थी? कल्याणकारी काजी जो कि निधन हो गया वह एक प्रकार से गायिका थी, तो आप लोग इसे जरूर याद रखें, यह गायिका है। आसियान पर्यटन जो कि फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह जो कि आसियान पर्यटन फोरम जो कि इसकी मेजबानी लायोस द्वारा किया जाएगा। IIT मद्रास AI अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन जो कि निवेश किया है, तो यह किसके द्वारा निवेश किया गया है? तो यह गूगल द्वारा $1 मिलियन निवेश किया गया है। सबसे ज़्यादा प्राप्त GI टैग में कौन दूसरे स्थान पे है? तो यह उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा GI टैग में दूसरे स्थान पे है। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन एक आज का है जो कि इसमें पहले स्थान पे GI के टैग मामले में कौन है? तो इसे आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। अगला देख लेते हैं, स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया हुआ है? तो यह जो कि त्रिपुरा में स्वदेशी मसाला का उद्घाटन किया गया है। उड़ने वाली छिपकली की जो कि नई प्रजाति है वह कहाँ मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो उड़ने वाली छिपकली की जो कि नई प्रजाति है वह मिजोरम में मिला है। अगला देख लेते हैं, संचार साथी पोर्टल जो कि शुभारंभ किया गया है। तो यह संचार साथी जो कि पोर्टल अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। कहाँ 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे? तो 7 धार्मिक जो कि जलमार्ग से जुड़ेंगे वो गुवाहाटी में जुड़ेंगे। तो यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन अवार्ड से जो कि अंजुम मौदगिल को दिया गया। तो यह नोट करके रखें, अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित होगा? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ जो कि कॉरिडोर विकसित होगा? तो ये बरेली में किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन है? तो यह कतर जो कि सर्वाधिक मोबाइल स्पीड वाला देश है। तो यह कतर से संबंधित है, आप लोग जरूर नोट करके रखें। गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेज रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये गड्ढों से जो कि गड्ढे वगैरह रोड पे रहते हैं उसको रिपेयरिंग करने के संबंध से यह ऐप लॉन्च किया गया है, पेज रिपोर्टिंग ऐप। तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, साहस पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो साहस पहल जो कि तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया है, साहस पहल। अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अभी जो कि हिरोशिमा में इसका अनावरण किया गया है। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन कौन करेगा? तो यह जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप देख सकते हैं जो कि अभी आपके टॉप 25 क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए और ये सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं इस कम से कम वीक में आपको 60 से 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिले होंगे। तो यह जो कि आपको वीकली करंट अफेयर्स है, यह अगला वीडियो भी आपको 2 से 3 दिन के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इस प्रकार हमें प्यार दें, सपोर्ट करें। तो इससे क्या होगा, हमें और भी कंटेंट लाने पे एक मोटिवेशन क्रिएट होता है।
और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीपीएससी से संबंधित सभी कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में जो कि बिहार टीचर का भी एग्ज़ाम का यह कैलेंडर जारी किया गया है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो कि आपको इस पर कंटेंट ऑलरेडी पहले से कुछ प्रोवाइड किए गए थे और आगे आपको अब चालू हो जाएंगे। और यह वीकली करंट अफेयर्स जो कि फरवरी से यह मैंने चालू किया था, तो आप लोग यहाँ से ज़रूर इसका रिवीजन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह आपको करंट अफेयर्स कैसा लगा, और जो क्वेश्चन एक आपको आज करंट अफेयर्स ऑफ द डे है उसको आप ज़रूर रिप्लाई दें, कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगले सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।